क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ डबल एज सोर्ड, द ओनली सॉल्यूशन इज टू एक्सेलरेट द गुड साइड्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिस्कस। चलिए ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो डबल एज सोर्ड है, मतलब समझ गए ना कि दो धारी तलवार का बात कर रहा है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ भी गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जितना भी इश्यूज पर हम लोग बात किए हैं, आपको निगेटिव इंपैक्ट भी सब में दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इनका निगेटिव ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए हर जगह हम लोग एक लिमिटेशन लगाए हुए हैं। जब क्लोनिंग भी पढ़े तो हम बोले थे आपसे ह्यूमन क्लोनिंग नहीं करना है। ठीक है, तो हर जगह एक एप्लीकेशन में एक लिमिटेशन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका पॉजिटिव यूज भी इतना है, चाहे आप किसी भी फील्ड का बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर का, हेल्थ का, दिस कंजर्वेशन का, अभी भी बात की कंजर्वेशन से रिलेटेड, क्राइम कंट्रोल का, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री का, अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स है। ठीक है, तो इतना सारा एडवांटेजेस को हम छोड़े कैसे, सिर्फ ये सोचते हुए कि उसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डबल एज सोर्ड का रहता है। ठीक है, तो डबल एज सोर्ड वाला में देखो सबसे सिंपल तरीका लिखने का बता रहे हैं, कॉम्प्लिकेट आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले जैसे बात किया जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डबल एज सोर्ड, तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम सिंपल आंसर, जब आपको इस तरह में दिक्कत होगा तब। ठीक है, जिसमें मार्क्स मिल सके, तो सबसे पहले क्या बात करोगे, दे आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी का बात कर रहा है कि मतलब डबल एज सोर्ड है कि क्या है। तो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला एरिया हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हम लोग लिख चुके होंगे। अब देखो डबल एज सोर्ड का बात करता है, डबल एज सोर्ड जब भी बोलेगा यानी दो धारी तलवार, तो आपको पहले पॉजिटिव बात करना होगा, मतलब एडवांटेजेस का बात करना होगा, फिर चैलेंजेस का बात करना होगा। ठीक है, एडवांटेजेस फिर चैलेंजेस, और उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जिसमें आप बताएंगे कि हम लोग को चैलेंजेस को कैसे कैटर करना है, यानी यू हैव टू राइट वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड लिखने के बाद आप कंक्लूड कर दीजिए, यही इसका एक बेसिक तरीका होता है। ठीक है, ये हम इसलिए भी बता रहे हैं कि इस तरह का पॉइंट्स ऐसे में भी आपको लिखने मिल सकता है, तो बेसिक तरीका इसका यही रहेगा। कोई भी डबल एज्ड वाला क्वेश्चन होगा ना, तो उसको बेसिक तरीका तो यही कर सकते हैं ना कि चलो पहले उसका फायदा बता दें, फिर उसका नुकसान बता दें। अब फायदा को हम लोग कैसे सिर्फ यूटिलाइज करेंगे ताकि उसका नुकसान का हम लोग बेसिकली मतलब नुकसान ना उठाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग उस तरह से पॉइंट्स लिखेंगे और फाइनली हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेसिक क्वेश्चन था, तो आप समझ जाए व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग से बोले स्टार्ट करने। उसके बाद आप एडवांटेजेस लिखना चालू करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। एडवांटेजेस कैसे लिखेंगे ये भी समझ लीजिए, यू हैव टू राइट विद द सेक्टर्स। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर को लेके आओगे, तो एग्रीकल्चर में पढ़े हैं हम लोग जीएम क्रॉप, ये सब जितना बात किए हैं उसके अंदर लिखना चालू करोगे। हेल्थ का बात करोगे, ठीक है, तो हेल्थ में जैसे स्टेम सेल ये सब थेरेपी का बात किए हैं। ठीक है, तो चाहे क्लोनिंग से रिलेट करके उस तरह का बात आप कर सकते हो। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में अगेन क्लोनिंग ऊपर छोड़ दो, यहीं पर डाल दो। ठीक है, तो क्लोनिंग का यहां पर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में बात कर सकते हैं। कंजर्वेशन का बात करोगे तो डीएनए बारकोडिंग अभी पढ़े, ठीक है, तो उसमें भी आप कंजर्वेशन का बात कर सकते हैं। ठीक है, क्राइम कंट्रोल या गवर्नेंस लिख दिए आप, ठीक है, तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी पढ़े, इसको यूज कर दिए। तो जो जो टॉपिक पढ़े अलग अलग तरह से हम लोग यूज करके वहां पर पुरा सकते हैं। तो मल्टीपल एडवांटेजेस है, हम 5-6 एरिया बात किए। ठीक है, अब वैसे ही क्या करोगे, चैलेंजेस पे आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले किसका बात करोगे, जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स का बात की है उसी अनुसार चैलेंजेस का भी बात कर दोगे। जैसे हम एग्रीकल्चर का बात कर रहे थे, तो इसमें आप बायोसेफ्टी का बात कर सकते हो ना जी। ठीक है, उस तरह का बायोसेफ्टी, इरिवर्सिबल चेंजेस है, इस तरह का बात कर सकते हो। अगर ह्यूमन से रिलेटेड बात कर सकते हो, तो इसमें बायो एथिक्स का बात करने लगेंगे। तो इस तरह से इसको जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर फाइनली जो वे फॉरवर्ड होता है उसमें बोलेंगे कि गवर्नमेंट का रेगुलेशंस होना चाहिए, और इसका हम लोग को मतलब दिस पॉजिटिव साइड्स को यूज करते हुए इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स अहेड। ठीक है, जितना प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे लैंड का बात किए थे, लैंड नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर आपका बेसिकली हम लोग को फूड का क्वालिटी अच्छे, सब कुछ बात करते हुए ओवरऑल बताइएगा कि इसको हम लोग यूज तो करेंगे, लेकिन इस पर रेगुलेशंस लगाकर प्रॉपर्ली यूज करने का जरूरत है। रेगुलेशंस हम बात करेंगे आपसे बाद में। ठीक है, तो रेगुलेशंस लगाकर बात इसको आगे बढ़ाने का जरूरत है। ठीक है, बायो ई3 पॉलिसी, इन सब के बारे में भी थोड़ा बात करिएगा, उन सबको पॉजिटिव वे में लिखते हुए फाइनली कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन में आप बायो इकोनॉमी का बात कीजिएगा कि बायो इकोनॉमी का बात हम लोग कर चुके हैं, कितना बड़ा मार्केट है, तो इस तरह का बात आप
कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी का भी आप बात करेंगे, कमर्शियल बेनिफिट्स हमें कहां कहां मिल रहा है और कैसे ये इंडिया के बायो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। ठीक है, जब इतना लिख दीजिएगा तो कोई पॉइंट छूटा जी, सिंपल आंसर है। ठीक है, तो सिंपल यही है तरीका, समझ गए। बाकी जो लिखते हैं आप लिखते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक तरीका यही है, जब भी टू एज डबल एज सोर्ड इस तरह का बात, मतलब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाए तो, कि पॉजिटिव लिखो निगेटिव लिखो, उसके बाद उसका दोनों का कंपेयर करो, उसके बाद फाइनली कंक्लूड कर दो। बेसिक तरीका ये है। कुछ दिक्कत है तो बताइए इस पे। क्वेश्चन समझ गए ना, लिखना का काम आपका है। इसके आगे भी था, क्वेश्चन क्या है समझ गया ना, कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन वर्क। ठीक है, इसके आगे बोल रहा था व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, हालांकि ये वाला पार्ट अब हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, काफी पुराना हो चुका है, तो बहुत मतलब अब नहीं रह गया इससे, कि बेसिकली कोविड-19 में कौन सा वैक्सीनेशन, किस तरह से वैक्सीनेशन यूज हुआ था, तो वो पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका पहला जो दो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये यूपीएससी 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यूपीएससी 2022 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, अदरवाइज इसको स्किप ही कर देते। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम बस बता रहे हैं, कुछ खास है नहीं। ठीक है, सुनने में ये सब थोड़ा सा लगता है हाईफाई चीज, लेकिन है कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा पास्ट याद करो आप अपना। ठीक है, पास्ट याद करने से पहले इसमें व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीनेशन, तो अगर आप चाहें तो वैक्सीन का डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम क्या बोले, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस फ्रॉम इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, वैक्सीन्स आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, वैक्सीन्स आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन बिकॉज दे टेक एडवांटेज ऑफ आवर नेचुरल इम्यून सिस्टम, natural immune systems ability to prevent the infection or illness। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये लिखा हुआ हम आपको दे देंगे, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन आल्सो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस को। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट। बात तो हम कर ही चुके हैं, हम तो अभी बोले ही कि वैक्सीन्स आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, बिकॉज दे टेक एडवांटेज ऑफ आवर नेचुरल इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस इलनेस। ठीक है, तो यही है बेसिकली, लेकिन अब काम कैसे करता है इसको जनरल भाषा में समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग ब्लड ये सब टॉपिक पढ़ा करते थे प्रीलिम्स में, तो हम लोग कभी डब्ल्यूबीसी का भी बात किए थे। जब डब्ल्यूबीसी का बात किए थे तो आपको याद होगा उसमें हम दो सेल्स का बात किए थे, कि डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में हम आपसे दो लिम्फोसाइट का बात किए थे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्या क्या था, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिसको आप टी सेल एंड बी सेल भी वर्ड यूज कर देते थे। ठीक है, उसको आप क्या बोलते थे, टी सेल और बी सेल, इस तरह का वर्ड उसके लिए यूज कर देते थे। आपको याद होगा कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को हम लोग बोलते थे मेमोरी सेल्स। क्या बोलते थे, मेमोरी सेल्स और फ्यूचर सेल। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, मेनली टी सेल, टी लिम्फोसाइट को ही क्या बोलते हैं, टी सेल, एंड बी सेल को हम लोग क्या वर्ड, मोनोसाइट के साथ मिलकर क्या वर्ड यूज करते थे, मेमोरी सेल और फ्यूचर सेल। क्यों करते थे अब आपको याद है, मेमोरी सेल और फ्यूचर सेल। ठीक है, क्यों करते थे याद आ गया, हम लोग इसलिए करते थे कि बेसिकली ये डिजीज को याद रखने का काम करता है। एक्चुअली में क्या करता है, टी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टी सेल एंटीबॉडी, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, टी सेल उससे फाइट करता है और मोनोसाइट उसको खा पी के एंजॉय करता है। तो बेसिकली लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलके डिजीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोग वैक्सीनेशन में क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये जो मेमोरी सेल्स है इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग डेड और वीक वायरसेस को बॉडी के अंदर इंटर कराते हैं। डेड और वीक वायरसेस इंटर करेगा तो क्या होगा, वो जाएगा, समझे, वो सिंपली जाएगा, तो पहले शुरू में हमारे बॉडी को पता नहीं चलेगा कि वो हार्मफुल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लोग आइडेंटिफाई करेगा कि ओके दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीजन व्हिच कैन हार्म। ठीक है, तो उसके बाद बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, टी सेल उससे लड़ाई करना चालू कर देगा। ठीक है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और टी सेल उससे लड़ाई करना चालू कर देगा। इस कारण से आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद करने का, और मोनोसाइट फिर उसको खा जाएगा। थोड़ा सा पास्ट याद कीजिए अपना।
ठीक है। कोरोना का जब वैक्सीन लिए थे तो पहला बार जब वैक्सीनेशन हुआ था आपका टेम्परेचर बढ़ा था कि नहीं, 101 102 टेम्परेचर आ गया था। आप कोई मेडिसिन नहीं खाए थे, अगला दिन अपने आप फीवर उतर गया था, ठीक है। तो फीवर आया ही क्यों? क्योंकि वहां पर दिखा रहा है कि ये फाइटिंग टेंडेंसी है। तो वैक्सीनेशन के बाद फीवर आना इज गुड सिम्टम, समझने का कोशिश कीजिए। जो बच्चे होते, बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगता है ना, उसमें डॉक्टर्स इससे पूछते भी हैं, जनरली पूछते भी, फीवर आ गया था ना, इसका मतलब वैक्सीन अच्छा है कि फीवर आ गया और इसका मतलब दिस एंटीबॉडी जो उसके बॉडी में जनरेट होना चाहिए वो जनरेट हुआ और उससे लड़ाई करके उसको खत्म कर चुका है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग इसको बेसिकली मेमोरी सेल भी बोलते हैं। अब दोबारा जब अटैक होगा तो इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया है, वो तुरंत उसको खत्म कर देगा। लेकिन कितना दिन तक, ये भी तो बात है, कितना दिन तक एक्ट करेगा? तो इसके लिए क्या होता है, सेकेंड डोज दिला जाता है, ठीक है। सेकेंड डोज दिया जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। हर वैक्सीन का अलग अलग है, तो उसके बाद एक सेकेंड डोज देगा। फिर चलो एक लंबा समय हो गया, फिर भी याद है कि भूल गया, इसके लिए क्या करेंगे, बूस्टर डोज दे देंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल यही है, इट इज टू एक्टिवेट द lymphocyte and monocyte to give the advanced level of immunity against the infection, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही चलता है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ गए यहां तक, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल हाउ डू द वैक्सीन वर्क। ये भी बात हम लोग समझ गए कि वैक्सीन काम कैसे करता है। ये दिस एंटीजन को किल करता है, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन को किल करता है एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है, इसी से काम करता है। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और हम इसी में बता रहे हैं आपको कि हाउ द वैक्सीन इज डेवलप्ड, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोविड का भी जो वैक्सीन डेवलप हुआ था उसमें बड़ा इश्यूज चल रहा था कि ये अपना स्टेजेस को कंप्लीट ही नहीं किया है। तो आपको एक बेसिक बात समझ में आना चाहिए, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, क्या बोल रहे हैं, स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए काम करते हैं, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल स्टेज और दूसरा होता है क्लिनिकल स्टेज, ठीक है। प्री क्लिनिकल आप बात से ही समझ चुके होंगे कि बेसिकली प्री क्लिनिकल क्या है, मतलब क्लिनिक में आने के पहले, यानी सबसे पहले क्या क्या वैक्सीन है इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। प्रॉपर उसको मतलब ट्रायल पर ले जाना। ट्रायल पर किस पर, मतलब डिफरेंट स्पीसीज पर ट्रायल करेगा, ना कि ह्यूमन पर ट्रायल करना सीधा चालू कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली प्री क्लिनिकल में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग दिस प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, सबको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज टेस्टेड अपॉन एनिमल्स, ठीक है। जब ये सब ठीक लगता है कि हाँ एनिमल्स पर हो चुका है काम, तो उसके बाद दिस क्लिनिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट में देखोगे तो 3 स्टेज में, मतलब 3 फेज में काम होता है, ठीक है। क्लिनिकल में फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, ऐसे ही बनाते भी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट है, फर्स्ट फेज, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में बहुत कम पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, 10-12 लोग रहते हैं, ठीक है। इन पर ये ट्रायल किया जाता है। इनको हम लोग वॉलंटियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली आप समझिए कि सबसे पहले अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं कि बेसिकली जो निगेटिव कंसिक्वेंसेस होगा सबसे पहले उनके ऊपर ट्रायल होने वाला है, क्योंकि ह्यूमंस में वो पहले है, ठीक है। तो सबसे पहले फेज 1 ट्रायल होता है, ठीक है, काफी कम लोगों पर, ठीक है, 10-12 इस तरह से। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, फेज 2, जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल पर ट्रायल होता है, ठीक है, लगभग 100-150-200 आदमी पर ये ट्रायल किया जाता है, फेज 2 वाला, ठीक है। फेज 3 थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर ट्राई होता है विद डिफरेंट कंटिनेंट, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट इथनिसिटी, मतलब अलग अलग वैरायटी के लोगों पर ट्रायल किया जाता है, वो फेज 3 ट्रायल होता है। आप जानते होंगे कोविड में फेज 3 ट्रायल ज्यादातर केसेस में मिस किया गया था, यानी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल करके आगे बढ़ा दिया था काम को, ठीक है। तो ये चीज चल रहा होता है, वही है बेसिकली मतलब
कैसे हम लोग स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट का बात करते हैं। ऐसे ही करके अगर पूछा तो बात करोगे प्री क्लिनिकल स्टेज और क्लिनिकल स्टेज, उसी में इस तरह का बात करते हैं। हम वैक्सीन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। कोरोना में बहुत सा वैक्सीन आप जानते हैं, जैसे कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था आपका, और कौन था, दिस इनकोवैक था, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह का और था, मतलब बाहर का भी वैक्सीन था, जैसे फाइजर था आपका, दिस मॉडर्ना था, तो ये सब बाहर का भी यूज हो रहा था, ठीक है। तो काफी वैक्सीन उसमें यूज हुआ था, जनरेट किया गया था। समझ में आया? तो ये हम लोग वैक्सीन का स्टेज ये सब का बात कर चुके हैं, ठीक है।